इस लेक्चर में हम आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग का जो सेकंड यूनिट है उसके बारे में बताएंगे। सेकंड यूनिट का जो पहला पार्ट है वो आपका है, वो दिया हुआ है इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट। हाँ, इसमें आपको एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है। और फिर उसी में जो आगे दिया हुआ है आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग फॉरेन मार्केट, फिर उसी में आपको है फॉरेन मार्केट इंटू मोर डिसीजन। यानी इसको जो इन सेकंड को कई पार्ट में आपको स्टडी करनी है। पहला पार्ट है ये इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट। इसमें दो आपको देखना है, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, तो पहले इसके बारे में बताते हैं। पहले ये समझिए कि क्या होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तो समझिए, हाँ, अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट का अर्थ क्या होता है, उन फैक्टर से है जिसमें आपका देखा जाए ये जो प्रत्येक ये मार्केटिंग संस्था का कार्य संचालन, यह देखा जाए उनकी जो कार्य करने की भूमिका होती है वो आपका देखा जाए एक तरह से प्रभावित होता है। हर एक विपणन संस्था का अपना एक आंतरिक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। उसी प्रकार वह बाहरी वातावरण से प्रभावित होती है। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसा है। हाँ, मान लीजिए, और आप ये भी जान लें कि हम लोग का जो पेपर है, सारी चीज़ हम लोग को स्टडी करनी है इंटरनेशनल मार्केटिंग के रूप में। यानी जो एक्सपोर्टर है, अगर वो विदेशी बाज़ार में एंट्री करेगा, कैसे करेगा, किया जाए कि न किया जाए, ये डिपेंड करता है उसके वहाँ के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। यानी और उसमें तमाम तरह के जो फैक्टर हैं वो प्रभावित करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्सपोर्टर या कोई भी फर्म या संस्था या जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े जो आपके आज के दौर में इंडस्ट्रिस्ट हैं, वो कैसे अपना जो बिजनेस है वो बाहरी अनेक देशों में एक्सपेंड करते हैं। जैसे रिलायंस हुए, टाटा हुए, आपके इस समय टू अगर की बात करते हैं, लगभग देखा जाए पूरे एशिया में और यूरोप में, अमेरिकन कंट्री में इनका बिजनेस फैला हुआ है। तो वहाँ के इन्वायरमेंट में अपने को बिल्कुल वो घुल मिल गए हैं। हाँ, अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक मार्केटिंग की तुलना में, अगर देखा जाए इंटरनेशनल मार्केटिंग का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत तरह की असमानताओं या अंतर, ये बहुत तरह की असमानताओं बोलिए या अंतर बोलिए या विविधताओं से भरा हुआ है, जिसके कारण एक एक्सपोर्टर को या किसी फर्म या कंपनी को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि इसमें जितने भी फर्म, कंपनी या गवर्नमेंट या बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं, वो अपने अनेक देशों में अपने ऊपर ये प्रोडक्शन को और सेवाओं को की मार्केटिंग करते हैं। और साथ में इंटरनेशनल मार्केटिंग में वही संस्था या वही कंपनी या वही बिजनेसमैन सफल हो सकता है जो अपने मार्केटिंग इन्वायरमेंट को का बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करे और साथ में उसका कोई बहुत अच्छी सी नीतियाँ बनाए और उस नीतियों को पालन करते हुए वो आगे बढ़े। आप जानते हैं कि एक इंटरनेशनल मार्केटिंग के एक बहुत बड़े विद्वान हैं जिनका नाम है फिलिप कोटलर। उन्होंने इंटरनेशनल मार्केटिंग के संबंध में कुछ बातें जो वो बहुत ही सही कही है। उन्होंने क्या क्या उसको सुनी और समझिए। कई कंपनियां परिवर्तनों को अवसरों के रूप में देखने में असफल रहती हैं। वे परिवर्तनों की उपेक्षा करती हैं अथवा प्रतिरोध करती हैं जब तक कि बहुत विलम्ब नहीं हो गया हो। उनकी व्यूह रचनाएँ, प्रारूप, प्रणालियाँ और संगठनात्मक संस्कृति तेजी से अप्रशासनिक एवं बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। शक्तिशाली निगम, उदाहरण के लिए जनरल मोटर्स, IBM और सीयर्स बड़े, या देखा जाए आज के दौर में टाटा हुए, रिलायंस हुए, पेप्सी हुए, हाँ, ये लोग बहुत कठिन समय से गुजर चुके हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही ये स्थूल यानी माइक्रो इन्वायरमेंटल परिवर्तनों को लंबे समय तक की उपेक्षा की है। देखा जहाँ जैसे बात करते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आज जो पूरे विश्व पटल पर कैसे छाई हैं, उन्होंने बहुत ही चुनौतीपूर्ण मुकाबले का सामना किया है, परिस्थितियों का सामना किया है। अगर हम बात करते हैं जनरल मोटर्स की बात करते हैं, फोर्ड की बात करते हैं, पेप्सी की बात करते हैं, टाटा की बात करते हैं, रिलायंस की बात करते हैं, पहले क्या थे और आज क्या थे, वो जब तक इंटरनेशनल मार्केटिंग में वो इन्वॉल्व नहीं हुए तब तक वो अपने सही ढंग से पूरे विश्व में, यहाँ तक कि अपने घरेलू मार्केटिंग में वो अपनी पहचान नहीं बना पाए। तो हाँ, तो ये आपका कहना है कि फिलिप कोटलर का साहब, उन्होंने भी कहा है कि बहुत सी कंपनियां, बहुत से फर्म विलुप्त हो गए
क्योंकि उन्होंने वो परिस्थिति को पहचान नहीं पाया। हाँ, अब और जब पहचाने तब तो उनको बहुत देर हो चुकी थी। तो ये आपके जो आज के दौर में अगर देखा जाए, जो फिलिप कोटलर ने कहा है इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में संबंध में, वो बहुत सही कहा है। आगे इसको बढ़ा रहे हैं, किसी कंपनी के लिए न केवल अपने मार्केटिंग इन्वायरमेंट को समझना आवश्यक है, बल्कि उसको अच्छे तरीके से उसका मूल्यांकन भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, मार्केटिंग इन्वायरमेंट गतिशील होता है तथा प्रत्येक कारणों से इनके घटकों में परिवर्तन होता रहता है। विपणन फर्म के लिए यह आवश्यक है कि वह बदले हुए विपणन वातावरण के अनुसार अपनी मार्केटिंग नीतियों और प्रोग्रामों को में हमेशा परिवर्तन कर ले। कब देखिए इन्वायरमेंट बदल जाए, कब हाँ आपके अनुरूप हो, कब विपरीत हो। हाँ, और साथ में किसी देश की परिस्थिति में गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, वहाँ के लोग का, वहाँ के जिस एजुकेशन इन्वायरमेंट किस टाइप का होता है, बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं, जैसे अमेरिकन कंट्री की बात करते हैं, तो वहाँ का जो समाज है बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। वो क्वालिटी प्रोडक्ट की मांग करते हैं, उनके लिए पैसा कुछ नहीं है। हाँ, वो पैसा दे के ही चाहते हैं हमको अच्छा प्रोडक्ट हो। तो वहाँ के वातावरण में ढलना बहुत ज़रूरी है। फिर हाँ, बहुत ज़रूरी होता है। फिर ये अगर इसको हम आगे जोड़ते हो कि इसके लिए एक कोई कंपनी है, उसको एक प्रक्रिया स्थापित करनी होगी जिसके अंतर्गत वो अपने आंतरिक एवं बाहर विपणन वातावरण के बारे में वांछित सूचनाओं को एकत्र करना होगा। उनका बारीकी से अध्ययन एवं विश्लेषण करके भावी प्रवृत्ति का आकलन करें। यह उसी के अनुरूप अपनी पॉलिसी नीतियों और अपने व्यूह रचनाओं एवं कार्यक्रमों में बदलाव करें। क्या नीति है फर्म की, क्या पॉलिसी है। अगर कोई जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे अपनी नीतियों को उनके अनुसार चेंज करना पड़ेगा। उसमें अगर बात करते हैं नीतियों की, तो प्राइस फैक्टर भी हो सकता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बड़े फर्में और बड़ी कंपनियाँ आपको कंपटीशन दे रही हैं, आपके फर्म को कंपटीशन दे रही हैं। हाँ, अगर हम परिवर्तन के अनुसार अगर अपने को चेंज कर लेते हैं या समायोजन कर लेते हैं, तो इससे न केवल आपकी कंपनी ही नहीं बल्कि बाजार में भी आपकी पकड़ जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। हाँ, और साथ में जो भी आपको अवसर या चांस मिलेगा उसका आप लाभ भी उठा सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि तेज़ी से बदलते हुए मार्केटिंग सिनारियो में वही फर्म या वही कंपनी या वही बिजनेसमैन सफल होगा जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंट को समझे और साथ में उसको किस तरह अप्लाई किया जाए, साथ में उसको किस तरह वो व्यवहारिक रूप से लागू किया जाए। हाँ, और उसको अच्छे समझना होगा और समय पर उसमें परिवर्तन करना भी होगा। देखिए ये आपका देखा जाए पूरा हमने बता दिया इसका क्या कॉन्सेप्ट था इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट का। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो इसको आप हमको तुरंत क्वेश्चन पुट अप करिएगा। हाँ, अब देखिए, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, यानी पहला आपका इंटरनल इन्वायरमेंट और दूसरा आपका है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी दो पार्ट है इन्वायरमेंट को, दो पार्ट, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी आपका आंतरिक वातावरण हो और बाह्य वातावरण। अगर हम बात करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट की, तो इसमें क्या होता है, जो फर्म या कंपनी होती है वो इन्वायरमेंट को नियंत्रण कर सकती है। यदि कंपनी या फर्म चाहे तो इंटरनल वातावरण के घटकों को, जो फैक्टर्स होते हैं उनको किस से मैनेज किया जाए, हाँ, और किस से कंट्रोल किया जाए, हाँ, वो उसको अच्छे समझ के और उस वातावरण में अपनी कंपनी अपने प्रोडक्ट को ढाल सकते हैं और मार्केट में अपनी कंडीशन को, अपनी परिस्थिति को मजबूत कर सकते हैं। जबकि इसके विपरीत जो आपका ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो उनका जो फैक्टर्स होता है उस पर कंट्रोल नहीं होता है। वो ध्यान रखिएगा, इंटरनल में आप जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको आप अपने अनुसार मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो फैक्टर है उसको आपको आपके कंट्रोल से बाहर है, यानी आपकी सीमा से बाहर है। हाँ, तो हम पहले बात करेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स को, कौन कौन फैक्टर्स होते हैं तो समझिए आपका है। पहले हम बात कर रहे हैं इंटरनल फैक्टर ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट। पहला आपका है ह्यूमन रिसोर्सेज,
दूसरा आपका है एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, थर्ड आपका है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, फोर्थ है गुडविल ऑफ कंपनी, नेक्स्ट आपका है कैपेसिटी ऑफ कंपनी, और फिर नेक्स्ट आपका है मार्केटिंग मिक्स। ये पूरा पूरा आपका है इंटरनल इन्वायरमेंट के फैक्टर है, यानी जो इंटरनेशनल मार्केटिंग के जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसके कौन कौन से फैक्टर हैं उसको एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। पहला है ह्यूमन रिसोर्सेज, दूसरा है एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, थर्ड आपका है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, फोर्थ आपका है गुडविल ऑफ कंपनी, नेक्स्ट आपका है कैपेसिटी ऑफ कंपनी, फिर लास्ट बट नॉट लिस्ट वो आपका है मार्केटिंग मिक्स। ये पूरा का पूरा है आपका इंटरनल इन्वायरमेंट। फिर उसका सेकंड पार्ट जो है आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कौन कौन फैक्टर है उसको भी आप समझिए, उसको भी जान लीजिए। तो अब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स। पहला है आपका है इकोनॉमिक फैक्टर्स, दूसरा आपका है डेमोग्राफी, थर्ड आपका है ये पॉलिटिकल सिचुएशंस, फिर आपका नेक्स्ट आपका है लीगल प्रोविजंस, फिर नेक्स्ट आपका है टेक्नोलॉजी, फिर नेक्स्ट आपका है कॉम्पिटिटिव पोजीशंस, फिर नेक्स्ट आपका है कल्चरल फैक्टर्स, फिर आपका है नेक्स्ट आपका है सोशल एलिमेंट्स। ये आपके ये इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट के एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इसके बाद फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहले हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पहला फैक्टर है आपका है इकोनॉमिक फैक्टर्स, हिंदी में बोलते हैं आर्थिक तत्व, दूसरा है डेमोग्राफी, हिंदी में कहते हैं जनसांख्यिकी, फिर नेक्स्ट आपका है पॉलिटिकल सिचुएशंस, आपका ये राजनीतिक परिस्थितियाँ, फिर नेक्स्ट आपका है लीगल प्रोविजंस, ये आपका वैधानिक प्रावधान, फिर नेक्स्ट आपका है टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी, फिर नेक्स्ट आपका है कॉम्पिटिटिव पोजीशन यानी आपका प्रतिस्पर्धा स्थिति, फिर नेक्स्ट आपका है कल्चर फैक्टर्स यानी सांस्कृतिक घटक, फिर नेक्स्ट आपका है सोशल एलिमेंट्स डेट इज ये सामाजिक तत्व। ये आपके पूरे जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का फैक्टर है जिसको एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे। जो पहला जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट के आपके इंटरनल इन्वायरमेंट के फैक्टर। तो इंटरनल इन्वायरमेंट का जो अभी आपने बताया है, जो पहला फैक्टर आपका है ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानवीय संसाधन। अब ह्यूमन रिसोर्सेज वो किस तरह अप्लाई होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट में, इसको आप समझिए। तो आपका देखिए, मान लीजिए कोई भी आपकी इंटरनेशनल मार्केटिंग संस्था या बिजनेस है, उसका कोई फर्म है, तो उसका एक अपना जो है आंतरिक वातावरण होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये इंटरनल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आपका आता है उन फैक्टर को शामिल किया जाता है जिन पर कंपनी का नियंत्रण होता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही है। यदि कंपनी का प्रबंधन चाहे तो आंतरिक वातावरण के घटकों पर प्रभावी नियम एवं नियंत्रण स्थापित कर सकता है। इस प्रकार आंतरिक वातावरण प्रबंध योग्य एवं नियंत्रण योग्य होता है। सही बात है कि जो आंतरिक इन्वायरमेंट है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, वो क्या है आपका जो है ये जो प्रबंध चाहे उसको उसके हाथ में होता है। कैसे एक किसी कंपनी का फर्म को ये कंट्रोल किया जाए, वो बहुत आसानी समझ के कंट्रोल कर सकता है। इसलिए इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को में हम कई फैक्टर को शामिल करते हैं। उनमें से जो मेन फैक्टर्स हैं उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे हमने बताया था, पहला क्या है मानवीय रिसोर्सेज। अभी को समझिए, यानी आपका ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानवीय संसाधन, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फर्म की सफलता में उसके मानवीय संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका है। मानवीय संसाधन जितना कुशल एवं अभिप्रेरित होगा, उतना ही संस्था की कार्य कुशलता एवं ग्राहक संतुष्टि बढ़ेगी, उत्पादन लागत कम होगी। एक कंपनी का उच्च प्रबंधन किस प्रकार की कार्मिक नीतियों का निर्माण करता है, संस्था में किस प्रकार की कार्य संस्कृति वर्क कल्चर है, प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के साथ व्यवहार कैसा है, इन सभी बातों का प्रभाव मानवीय संसाधन पर पड़ता है। हेनरी फोर्ड का यह कथन अत्यंत उपयुक्त है, मेरा भले ही काफ़ी कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन यदि मेरे मानवीय संसाधन मेरे पास हैं तो मैं सब कुछ वापस खड़ा कर दूंगा। बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर मान लीजिए ह्यूमन रिसोर्सेज जितना भी योग और कंट्रोल होगा, वो कंपनी पूरे विश्व में उतनी ही आगे होगी। अगर हम बात करते हैं आज के समय में टाटा स्टील की, लगभग इसकी स्थापना के 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आज तक जो है कभी भी इसमें स्ट्राइक नहीं हुई है।
तो यहाँ पे कारण इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार है? वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के प्रबंधक, वहाँ के जो नीति निर्माण कर रहे हैं वो लोग शामिल हैं। यानी वो लोग इतने कुशल हैं कि आज तक जो है टाटा स्टील में 100 साल से ज़्यादा पूरे हो गए, अब एक दिन भी 1 घंटे के लिए यानी 1 मिनट की भी हड़ताल नहीं हुई है। आज टाटा को देखिए दुनिया में कौन नहीं जानता है, तो ये किसकी देन है? ह्यूमन रिसोर्सेज की ही देन है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है आपका? एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी अनुसंधान एवं विकास पर व्यय। अब इसको समझिए, अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट कंट्री यानी विकसित देशों में कार्यरत कंपनियां अनुसंधान और विकास को कितना महत्व देती हैं, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि इन देशों में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी का लगभग देखा आज के समय में लगभग 12% जो है वो खर्च करती हैं। यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एप्पल की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, गूगल की बात करते हैं, आपकी रेडमी की बात करते हैं, आपकी हम वहाँ आपकी नॉइस की बात करते हैं, पेप्सी की बात करते हैं, जनरल मोटर्स की बात करते हैं, जो जितना टाटा की बात करते हैं, रिलायंस की बात करते हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, ये समझ जाइए एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगभग अपने जीडीपी का वो लगभग 12 से 15% आज की डेट में खर्च कर रही हैं। तभी वो कार, अगर हम बात करते हैं कार की बात करिए, अगर हम बात करते हैं 4 व्हीलर की बात करिए, तो आज देखिए कहाँ से कहाँ उनकी टेक्नोलॉजी निकल जा रही है। रोज आपको देखिए नए टाइप की कार जो है मार्केट में लॉन्च होते जा रही है। ये किसका कमाल है? ये कमाल है एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कमाल है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं माइक्रो का एक उदाहरण अगर हम और लेते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का इस संबंध में उदाहरण अनुकरणीय है। इस कंपनी में विंडोज 2 लगभग देखा जाए, विंडोज आपके 10 के विकास पर लगभग देखा जाए इस समय ये $1,000 खर्च किए। उसी का परिणाम कि आज का कोई विकल्प नहीं है। अगर हम देखिए बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, विंडोज 10 इस समय आ गया है। हाँ, एप्पल की बात करते हैं, एप्पल की सीरीज आ गई है। ये सब समझ आइए 1000, ये आपका ये समझ आइए कि ये $20,000 30, मतलब ये कितना पानी की तरह पैसा बहाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं होता है। और इनका आज तक कोई कंप्यूटर बन ही नहीं पाया। एप्पल का जो भी आपका देखा जाए वो मोबाइल लॉन्च होता है, वो समझ आइए कि 1 महीने के अंदर पूरा खत्म हो जाता है। और दाम कितने का होता है? 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का सेट आता है। ठीक है, तो ये आपका है, ये डिपेंड किस पे करता है, कितना कंपनी अपने एक्सपेंडिचर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करिए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटरनल फैक्टर का, वो डेट इज आपका है इकोनॉमिक रिसोर्सेस यानी आर्थिक संसाधन। अब इसमें क्या है? वित्तीय संसाधनों का कुशल नियोजन एवं प्रबंधन करने पर ही कंपनी की लाभदायकता निर्भर करती है। कंपनी की सफलता में सस्ती लागत एवं पूंजीगत संसाधन प्राप्त करने का जितना महत्व है उतना ही उनमें सुविचारित विनियोग का है। यानी उनका जो आर्थिक संसाधन है वो किस तरह को उसमें विनियोग करें, किस तरह इन्वेस्ट करें, किस तरह उसमें आप अपने पैसे को लगा रही हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियों को आप देख रही हैं, हमारे अगर इतना पैसा खर्च कर रही हैं तो उनका उसमें कोई फालतू पैसा नहीं खर्च हो रहा है। जहाँ अगर हम बात करते हैं अभी आपने देखा, हम बात करते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट की बात करिए, या आपके ये कंप्यूटर के HP कंपनी की बात करिए, वो आप देखिए नए टेक्नोलॉजी अपने लैपटॉप को वो लॉन्च करते जा रही हैं। यानी जो उनका इकोनॉमिक रिसोर्सेस है बिल्कुल एक एरिया को आगे बढ़ रहा है, न दाएँ न बाएँ। उसके जो कस्टमर हैं वो वर्ल्ड वाइड हैं, वो सभी जो हैं सेटिस्फाइड हैं। तो इसमें बहुत बड़ा रोल क्या है उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज का। अब अगर हम बात करते हैं अगर आप एग्जांपल और लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री का, तो उसका उदाहरण तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मुकेश अंबानी जो है दुनिया के 7वें नंबर के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। तो इसमें उनका रोल देखिए, उनका संसाधन देखिए, तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं उन पर मर्ज होती जा रही हैं। आज अगर आपने अगर जियो का नाम सुना होगा, तो जियो इस समय देखिए पूरे भारत में लॉन्च हो गया, और जब से जियो आया इसका तो आज तक कोई कंपनी ला ही नहीं पाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं गुडविल ऑफ द कंपनी। मार्केटिंग में जनरली कहा जाता है नेम इज गेम। नाम एवं ख्याति ग्राहक के दिमाग में एक बार जम जाए तो उसका जादू सिर पर चढ़ कर बोलता है। इंटरनेशनल मार्केटिंग में ऐसी दर्जनों कंपनियां हैं
जिनके उत्पाद की छवि ग्राहकों के दिलो दिमाग पर समय लॉन्ग टाइम से लंबे समय से छाई हुई हैं। कंपनी की यह छवि रात रात नहीं बनती, इसलिए इसके लिए उन्हें इन कंपनियों को वर्षों तक अपने उत्पाद की ब्रांड साधना की है। अपने उत्पादकों की क्वालिटी को न केवल बनाए रखा बल्कि उसको कंटिन्यू इम्प्रूव किया है। हाँ, नेम इज़ गेम। ब्रांड की बात करते हैं, टाटा, रिलायंस, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, पेप्सी, जनरल मोटर्स, ये सब कंपनियाँ क्या है जो गुडविल है। ये गुडविल उनकी समझ जाइए कि इनको बनाने में उनको 50 साल कितने साल लग गए होंगे, और आज से लगभग अगर 500 साल बाद भी इन कंपनियों को लोग कोई भूलेगा नहीं, उनको लोग याद रखेंगे। और आप यकीन करिए, आज से लगभग 500 यानी 5 डिकेड के बाद भी इनकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव ही रहेगी, वो कम नहीं होगी। तो ये डिपेंड करता है गुडविल ऑफ द कंपनी। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये आपका कंपनी कैपेसिटी, कंपनी की क्षमता। प्रत्येक कंपनी की जो उत्पादन कार्य में लगी हैं, उसमें आपका दिखा जाइए, उसमें जो संयंत्र की स्थापना की जो आपके जो टेक्नोलॉजी होती है, जो इक्विपमेंट होते हैं, उसकी क्षमता होती है। स्थापित क्षमता से आशय उस संयंत्र द्वारा किए जा सकने वाले अधिकतम उत्पाद से है। यदि कंपनी का प्रबंध कुशलता से किया जा रहा है तो वो अपने संयंत्र को उत्पादन क्षमता का अधिक उपयोग करने में है ये कर सकती हैं। कंपनी की कैपेसिटी, कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन से आपके उसके जो है कौन से वो टेक्नोलॉजी को उपयोग कर रही है। जैसे हम बात करते हैं कि घड़ी की बात करिए, इस समय अगर आप देखिए तो स्मार्ट वॉच का बहुत बोलबाला है। आपने देखा जब नॉइस हुआ, आपका सैमसंग हुआ, हाँ, आपका रिलायंस, ये सब जो है ये स्मार्ट वॉच में आपने बहुत ये बहुत आगे है। तो कंपनी की टेक्नोलॉजी क्या है, ये विदेशी कंपनियों से ये सब ये कंपटीशन कर रही हैं। तो उनकी क्षमता या उसमें जो जिस तरह के कर्मचारी इंजीनियर काम कर रहे हैं वो कितने योग्य हैं, ये डिपेंड करता है उस कंपनी की गुडविल से। यानी उसकी कंपनी की क्षमता अगर अच्छी है तो पूरे इंटरनेशनल मार्केटिंग में वो छा जाएंगी। हाँ, टाटा इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। हाँ, और टाटा का जो टाटा ग्रुप है, आज आप देख लिए लगभग वो हर फील्ड में, और वो हर फील्ड में पूरे विश्व में छाए हुए। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि आपका ये मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स देखिए क्या होता है। यहाँ पे एक बहुत सी आपके फेमस मार्केटिंग विद्वान थे मैकार्थी ने, हाँ, मार्केटिंग मिक्स में 4P की बात की है। 4P क्या होता है? P1 प्राइस, P2 प्रोडक्ट, P3 प्रमोशन और P4 क्या है? प्लेस। ठीक है, ये यानी ये P1 यानी इसको कहते कॉस्ट ऑफ द कस्टमर्स, आपका P2 आपका कन्वीनियंस, P3 आपका क्या हो गया? कम्युनिकेशन, और P4 का प्लेस मतलब आपका हो गया कस्टमर नीड्स। ठीक है, देखा जाए अगर इंटरनेशनल मार्केटिंग में वही फर्म सफल हो सकती है जो अपने मार्केटिंग मिक्स को वो अच्छे से अपने अनुकूल बनाती है। वही फर्म या कंपनी या बिजनेस में बाजार में सफल हो सकते हैं जो अपने उत्पाद अच्छे बनाएं, कीमतें सही रखें और उसका निर्धारण सही करें और सही तरह से मार्केटिंग की पॉलिसी बनाएं। और ठीक है, तभी जाके वो मार्केटिंग में वो सही काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हमने देखा ये इंटरनेशनल मार्केटिंग के इंटरनल फैक्टर के आपके कुछ पॉइंट थे, इसको हमने अच्छे से डील कर दिया है। नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर होगा तो हम बात करेंगे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के आपके एक्सटर्नल